हेलो दोस्तों, मैं रिजवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो बेस्ट रिटायरमेंट फंड्स का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर रिटायरमेंट फंड की जरूरत पड़ती ही क्यों है। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम में आप जॉब कर रहे हैं और मंथली आपको सैलरी मिलती है और उस सैलरी से आपके जो मंथली खर्चे हैं वो पूरे करे जाते हैं। लेकिन अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद आपकी जो मंथली इनकम है वो आनी बंद हो जाती है, लेकिन जो मंथली खर्चे हैं वो तो कंटिन्यू ही रहते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए हमें एक फंड की जरूरत होगी जिसे हम एज ए सोर्स ऑफ इनकम यूज कर सकें। तो ये मेन कारण है जिसकी वजह से हमें रिटायरमेंट फंड को जुटाने की जरूरत पड़ती है। और ये रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स को चुनते समय हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें अच्छी लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है, मान लीजिए अगर एक साथ बहुत सारे लोग रिडम्पशन डालते हैं, एग्जिट की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में बेटर ग्रोथ जनरेट करने की पोटेंशियल होनी चाहिए। और नंबर 3 पे इसमें एक अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मार्केट में गिरावट आई तो फंड में भी भारी गिरावट आ जाए। और इन सभी के अलावा हम जो इन म्यूचुअल फंड्स में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उन पर हमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलनी चाहिए। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में हमारी टैक्सेबल इनकम पर कितनी छूट मिल सकती है, इस पर भी हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल को जान लेते हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको वीडियो में जुड़े रहना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं पहले रिटायरमेंट फंड से, जिसका नाम है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ पर अगर हम एयूएम साइज की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है 6474 करोड़ रुपए का। तो अच्छा खासा एयूएम साइज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम NAV की बात करें, जो कि नेट एसेट वैल्यू होती है, किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को NAV बोलते हैं, तो ये इस समय 58 रुपए की है। और एक्सपेंस रेशियो है 0.74% की। तो हमारे फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउस द्वारा हमसे जो सालाना फीस ली जाती है उसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो 5 साल तक आप अपने फंड को नहीं निकाल सकते। और इसके बाद अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 5 फरवरी 2016 को। तो 9 साल 5 महीने का इसको समय हो चुका है। और यहाँ पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति 60 साल की एज से पहले इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करता है, रिडीम करता है, तो उसे 1% का एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। और 60 साल की एज के बाद किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और इस म्यूचुअल फंड द्वारा जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो किया जाता है इसका नाम है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स। तो ये जो टोटल 500 कंपनीज का इंडेक्स है, इसमें 100 तो लार्ज कैप कंपनीज हैं, 150 इसमें मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं और 250 है स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज। तो एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन फंड मैनेजर्स को यहाँ मिल जाता है। और इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय 2 प्रकार के ऑप्शन है। सबसे पहला है मंथली SIP करना, जो कि 500 रुपए से शुरू करी जा सकती है। और अगर हम लमसम अमाउंट की बात करें तो एक बार में किसी को पैसा लगाना है तो 5000 से शुरू करा जा सकता है। और इन दोनों ही ऑप्शंस में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे इनमें अमाउंट इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। और अगर हम HDFC के रिटायरमेंट फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में इसने 5.47% के रिटर्न दिए और वहीं इस कैटेगरी ने 6.18% के। और यहाँ पर 1 साल का टाइम पीरियड देखें तो इसने 4.74 और कैटेगरी ने 5.12% के रिटर्न बना के दिए हैं। और पिछले 3 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 19.54% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। एनुअलाइज रिटर्न का मतलब है कि पिछले 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज कितनी रही। और यहाँ पर अगर हम कैटेगरी से कंपेयर करके देखें तो ये 20% की है। और 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 23.76% के और कैटेगरी ने 22% के रिटर्न बना के दिए हैं। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है फरवरी 2016 से लेकर अगर अब तक की परफॉर्मेंस देखें तो इसने 20.66% के और कैटेगरी ने 14% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को काफी बेहतर तरीके से बीट किया है। और अभी हम एसेट एलोकेशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर इक्विटी में 89% का निवेश किया गया है और डेट एंड कैश में इनके पास 10% अवेलेबल है। और ये फंड आता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 65 से लेकर 85% तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को सिर्फ इक्विटी में ही निवेश करना होता है और बाकी का जो 15% है वो चाहे डेट में निवेश करें या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम
लार्ज कैप में देखें तो 60% का निवेश किया गया है। तो पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप में ज्यादा निवेश किया जा रहा है। इसके बाद आता है मिड कैप जिसमें 9% और स्मॉल कैप में 18% का निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का 9%, आईसीआई बैंक 7%, एक्सिस बैंक 4% और रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो 4.39% की एलोकेशन रखी गई है। और जो टॉप सेक्टर्स हैं उसमें शामिल है फाइनेंशियल सेक्टर 28%, एनर्जी 8%, ऑटोमोबाइल 7% और सर्विसेज में 6.68% की एलोकेशन रखी गई है। और अभी हम अपना ध्यान केंद्रित करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज की ओर, तो जिसमें सबसे पहले आती है अल्फा रेशो कि इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी के मुकाबले कितने ज्यादा रिटर्न जनरेट किए हैं। तो जी नंबर जितना बड़ा होता है उतनी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा होती है। तो जहां इस म्यूचुअल फंड का अल्फा है 5.62 का और कैटेगरी का अल्फा है 4.76 का। तो कैटेगरी से इस म्यूचुअल फंड ने बेहतर रिटर्न जनरेट किए हैं। इसके बाद आता है बीटा रेशो कि मार्केट सेंसिटिविटी किस प्रकार की है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो इस म्यूचुअल फंड में किस प्रकार की वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बीटा रेशो है 0.80 और कैटेगरी का बीटा रेशो है 1.02 का। तो कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम वोलेटाइल है। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तो कैटेगरी से जी कम गिरता है। इसके बाद आती है शार्पी रेशो कि रिस्क कितना लिया गया है रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए। नंबर जितना बड़ा होगा उतनी रिस्क की मात्रा कम होती है। तो जहां इस फंड की शार्पी रेशो है 1.49 की और कैटेगरी की है 0.17 की। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले जी म्यूचुअल फंड कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस कर रहा है। और अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें कि एक साल में कितनी ज्यादा चेंजेस कर दिए जाते हैं इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में, तो यहाँ पर एक साल में इस म्यूचुअल फंड में 11% तक चेंजेस कर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो टर्नओवर रेशो बहुत ही कम है, जिससे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। और फंड मैनेजर्स द्वारा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पर फोकस करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस किया जाता है। तो इस म्यूचुअल फंड की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल में इन्होंने अपनी कैटेगरी एवरेज से बेहतर परफॉर्म किया है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स, इसको पिछले 3 सालों में इसने बीट किया है। और वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इसमें कम एक्सपेंस रेशियो देखी गई है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने एचडीएफसी के रिटायरमेंट फंड के बारे में डिटेल में समझ लिया है। और इसके बाद हम रुक करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर हमें एजीएम साइज नजर आ रहा है 1214 करोड़ का। इसके बाद एनएबी का प्राइस है 36 रुपए का, एक्सपेंस रेशियो है 0.72% और इस म्यूचुअल फंड में भी 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो 5 साल तक आप की गई इन्वेस्टमेंट को नहीं निकाल सकते। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया था 7 फरवरी 2019 को। 6 साल 7 महीने का इसको समय हो चुका है। और इस म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स को जो फॉलो करता है। और इस म्यूचुअल फंड में 500 रुपए से मंथली एसआईपी और 5000 से लमसम अमाउंट से निवेश को शुरू करा जा सकता है। और दोनों ही ऑप्शंस में कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। और पिछले सालों में इस म्यूचुअल फंड ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया, आइए वो भी देख लेते हैं। तो पिछले 6 महीनों में 12.97% के रिटर्न और वहीं कैटेगरी के 6.18% के। और इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 11% के और कैटेगरी ने 5% के रिटर्न बना के दिए हैं। और यहाँ पर अगर हम 3 सालों की बात करें तो 28.46% के एनुअलाइज रिटर्न निकल के आते हैं। तो 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 28% से भी ऊपर की है। और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं कैटेगरी से तो यहाँ पर 20% के रिटर्न है। और पिछले 5 सालों में इसने 31% के और कैटेगरी ने 24% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और जब से जी म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है फरवरी 2019 से लेकर अब तक की बात करें तो जो रिटर्न रहे हैं 22.55% के और कैटेगरी के 15.48% के। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी को शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी बेहतर तरीके से बीट किया है। और अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ इक्विटी में 98.4% और डेट एंड कैश में 1.4% की एलोकेशन रखी गई है। और इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में 43% का निवेश किया है और मिड कैप में 27% और स्मॉल कैप में 26%। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड की टॉप होल्डिंग कंपनीज में नाम शामिल है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया 5.13%, भारतीय एयरटेल 4%,
इंटरग्लोब एविएशन 3.65 और मुथूट फाइनेंस 3.26। और इसके अलावा टॉप सेक्टर्स में शामिल है सर्विसेज सेक्टर 21%, मेटल एंड माइनिंग 11%, केमिकल 10% और फाइनेंशियल सेक्टर में 9.8% की एलोकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी एंड आईसीआई के म्यूचुअल फंड्स में जो एसेट एलोकेशन है वो काफी डिफरेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पर एचडीएफसी में लार्ज कैप में ज्यादा निवेश किया गया है और वहीं इस म्यूचुअल फंड में स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में भी एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करी गई है। और अभी हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा रेशियो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड की 7.25 की है और कैटेगरी की 4.76 की है। तो अपनी कैटेगरी के मुकाबले इस म्यूचुअल फंड ने काफी बेहतर आउट परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद आती है बीटा रेशियो जो कि 0.96 की है और कैटेगरी की 1.02 की है। तो यहाँ पर 1 से अगर नीचे बीटा रेशियो हो तो इसको ठीक माना जाता है, 1 से अगर ज्यादा हो तो इसको हाई वॉलेटाइल फंड माना जाता है। तो यहाँ पर जी म्यूचुअल फंड की बीटा रेशियो सही है और इसके अलावा शार्पी रेशियो देखें तो 1.46 की है और कैटेगरी की 0.17 की है। तो कैटेगरी के मुकाबले यहाँ कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करने पर फोकस किया गया है। और इसके बाद अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें तो फंड मैनेजर्स 66% चेंज कर देते हैं एक साल में अपने पोर्टफोलियो को। तो यहाँ पर अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें तो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अगर हम इस म्यूचुअल फंड की विशेषताओं की बात करें तो जी कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड रहा है। तो ईयर ऑन ईयर इस म्यूचुअल फंड की जो रैंकिंग है वो टॉप पर ही रही है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि 1 साल, 3 साल और 5 साल में इसने अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और नंबर 3 पे देखें तो इसने हायर अल्फा जनरेट किया है। अपना निफ्टी 500 इंडेक्स 3 सालों में इसने बीट किया है। और यहाँ पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 0 है और लोअर एक्सपेंस रेशियो हमें कैटेगरी के मुकाबले नजर आ रही है। और दोस्तों इसके बाद हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं कि एचडीएफसी एंड आईसीआई के इन दोनों रिटायरमेंट फंड्स ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर हमने 5 सालों का डाटा लिया है। आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी 500 इंडेक्स है इसने पिछले 5 सालों में 167% के रिटर्न बना के दिए हैं। और जो आईसीआई प्रोडक्शन का रिटायरमेंट फंड है इसने 289% के और एचडीएफसी के रिटायरमेंट फंड ने 244% के रिटर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने किस प्रकार के अपने इंडेक्स को काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आपको ये जो येलो लाइन दिख रही है सबसे ऊपर ये आईसीआई की है और एचडीएफसी की है ब्लू लाइन। तो दोनों ने अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर परफॉर्म किया है। और अभी हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की करंट पोजीशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट में गिरावट की बात करें सितंबर 2024 में जब मार्केट में गिरावट आनी शुरू हुई थी तो उस समय जी म्यूचुअल फंड तकरीबन 16% नीचे गिर चुका था। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी म्यूचुअल फंड जितना भी गिरा था वो ऑलमोस्ट अभी रिकवर हो चुका है। 2% की ही रिकवरी यहाँ बाकी है। तो इस म्यूचुअल फंड ने बुरी मार्केट कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म किया है। और इसके बाद अगर हम आईसीआई प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड की बात करें तो यहाँ पर जब मार्केट में गिरावट आई थी सितंबर 2024 में तो इसमें हमें तकरीबन 16% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अगर हम अब की कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में मार्केट में गिरावट के चलते जितनी भी गिरावट आई थी वो तो रिकवर हो ही गई है, लेकिन इसके अलावा इसने अपना पुराना हाई तोड़कर 5% की ग्रोथ भी दे दी है। तो यहाँ पर आईसीआई प्रूडेंशियल का जो रिटायरमेंट फंड है इसने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने एचडीएफसी एंड आईसीआई के रिटायरमेंट फंड्स के बारे में डिटेल में जान लिया है। और अभी हम उस बात पे फोकस करने वाले हैं कि इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके टैक्सेबल इनकम पर कितनी छूट मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्सेबल इनकम पर तकरीबन 1.5 लाख तक की छूट यहाँ पर मिल सकती है। तो जितनी भी अमाउंट आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से 1.5 लाख तक की एग्जेम्पशन मिल सकती है। तो सेक्शन 80C के अंडर इस तरह का प्रावधान है। और इसके बाद अगर हम विड्रॉवल की बात करें तो वो टैक्सेबल होते हैं जिस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये होता है 12.5% का। तो यहाँ पर मैच्योरिटी के बाद जब आप अपने फंड में से पैसा निकालते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में नेट प्रॉफिट हो रहा है 1,25,000 से ऊपर का, तो उस ऊपर वाले प्रॉफिट पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका प्रॉफिट 1,30,000 का है तो आपको 5,000 की अमाउंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर हम इन दोनों रिटायरमेंट फंड्स की बात करें तो जी उस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहते हैं जिनका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो रिटायरमेंट प्लानिंग का है और
आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो अगर 15 से 20 साल का हो तो काफी बेहतर रहता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऐसे म्यूचुअल फंड काफी बेहतर रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखते हैं। और दोस्तों हमने जो दोनों रिटायरमेंट फंड में इक्विटी प्लान को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है और दूसरी तरफ हाइब्रिड फंड्स के मुकाबले आपको अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल मिलती है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले रिटर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता है, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रजवंत सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।